हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिन बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और आज से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि फिर से यूट्यूब पे जो है कुछ काम किया जाए रेगुलर। अब टाइम कुछ निकाला जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, वो है हिंदी व्याकरण का स्वर। इसे आपको पूरा देखना है और जो चीज़ें आपने कभी सुनी नहीं होंगी उसके बारे में बात करेंगे। कुछ जो एक कारण है स्वर में कि ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग वीडियो पे आ गए हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है, ठीक है। कोशिश रहेगी कि वीडियो बहुत लंबा ना बने और आपका रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर मेरी शैडो और यहाँ पर मेरा जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। बस आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, वो अच्छा होगा, ठीक है। बहुत कुछ आपको जो है आज की वीडियो में नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हमारा प्यारा सा टॉपिक है स्वर, ठीक है, जिसे आपको लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डालते हैं हेडिंग हम लोग। यहाँ पर प्यारी सी हेडिंग है हमारी, है स्वर। कुछ देखिए, लिखेंगे कम समझेंगे ज़्यादा, इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो लिख देंगे तो आप चाहोगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। पहली बात हम लोग करते हैं कि ये स्वर क्या होता है, ठीक है। स्वर एक वर्ण का प्रकार होता है और जैसे बताएं कि ये वर्ण क्या होता है, तो वर्ण दोस्तों वह ध्वनि है, उस ध्वनि का लिखित रूप है जिसके हम खंड नहीं कर सकते। मतलब जैसे अगर हम कहें कि ये भाषा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो हो रही है ध्वनि से, ठीक है। ध्वनि का ही लिखित रूप, यानी भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई होती है तो वो ध्वनि होती है। अगर हम कुछ ध्वनि निकाल रहे हैं और ऐसी ध्वनि जिसको हम लिख सकें लेकिन लिखने के बाद उसके खंड ना हो सके, वो ध्वनि कहलाएगी, ठीक है। और ऐसी ध्वनि के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, समझे। अब यहाँ फिर से बात करते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, मौखिक वाली, वो होती है ध्वनि। ध्वनि का ही लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। लिखित रूप ही क्या होता है, वर्ण होता है। फिर चाहे अब क्वेश्चन बने आपसे, चाहे वर्ण के कितने भेद हैं या ध्वनि के कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या बताना होगा, दो बताना होगा। एक तो हमारा होता है स्वर, दूसरा हमारा होता है व्यंजन, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्वर है। तो स्वर की परिभाषा क्या हो सकती है कि वे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ज़रा इसको समझ लो, ये क्या कहना चाह रहा है। ऐसा है कि सारा खेल है उच्चारण का। अगर स्वर और व्यंजन का अगर डिफरेंस आप करना चाहते हैं तो आप उच्चारण के स्थान से कर सकते हैं, उच्चारण के आधार पर कि किसको बोलने के लिए क्या ज़रूरत लगती है। जैसे अगर हम आपके सामने ये चीज़ लिख दें छोटा आ, तो इस छोटा आ को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। अगर हम आपके सामने लिख दें ये आधा का, तो इसको बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या हम जो व्यंजन होता है इसको लिख नहीं सकते क्या? व्यंजन को लिख सकते हैं, पर उसको दोबारा हम बोल नहीं सकते। उसको बोलने के लिए हमें छोटा आ तो लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं स्वर और व्यंजन दोनों क्या है, इन्हीं के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। इनको अलग अलग करते हैं उच्चारण के आधार पर। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उनको ही हम क्या कहते हैं, हम स्वर बोलेंगे उनको, ठीक है, स्वर। तो स्वर होते कितने हैं? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो दोस्तों कि ये वर्ण बता रहे हैं, तो वर्ण होता क्या है? तो वर्ण वो होता है जिनके खंड जो हैं वो ना हो सके, जिनके खंड जो हैं वो नहीं होंगे। अब वर्ण और अक्षर में अंतर समझ लो क्या होता है। वर्ण वो होता है जिसके खंड नहीं हो सकते, अक्षर का खंड हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर लिखें, अच्छा, सभी वर्ण को अक्षर कहा जा सकता है पर सभी अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा आ लिख दिया, जैसे यहाँ पर हलंत वाला का लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे गा लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी अभी क्या है, वर्ण हैं, क्योंकि इनको हम खंडित नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ए को हम खंडित कर देंगे, तो ए को खंडित करोगे इस प्रकार से, लेकिन ये माना नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वर ही स्वर जुड़ रहे हैं। जब स्वर ही स्वर जुड़ के कोई स्वर का निर्माण करेंगे, उसको हम खंडित नहीं बोलेंगे, ठीक है।
या इसको हम कह सकते हैं संयुक्त स्वर। ये अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि बड़ी ई, तो ये छोटी ई मिलके प्लस छोटी ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो ये एक ही समान स्वर जुड़ रहे हैं, तब हम इनको अलग अलग खंडित नहीं मानेंगे, ठीक है। ये स्वतंत्र होते हैं। बड़ी ई को बोलने के लिए हमें छोटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ई, ठीक है, ऊ, ए, आए, इसको हम नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अक्षर की। ये अक्षर क्या होता है, अक्षर होता है ये अक्षर है, जैसे ये अक्षर है, ठीक है। और छोटा आ और छोटा आ यानी सभी स्वर, और ये भी यानी हलंत वाले व्यंजन, इनको भी अक्षर बोल सकते हैं। लेकिन अक्षर की एक विशेषता ये भी होती है कि अक्षर को खंडित कर सकते हैं, यानी उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब जैसे इस का को देख रहे हो, तो इस का में ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तब ये बन रहा है हमारा क्या, तब ये हमारा बन रहा है का, समझे। तब ये हमारा क्या बन रहा है, का बन रहा है, इसीलिए ये अक्षर है। और हम सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं, लेकिन सभी अक्षर को हम वर्ण नहीं कह सकते। ये बात समझे, ये बात आप रीजनिंग में जानते होंगे, सिलॉगिज्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सभी अक्षर को हम वर्ण नहीं कहते हैं, पर सभी वर्ण को हम क्या कह देते हैं, हम अक्षर तो बोलते हैं, सभी अक्षर, ठीक है। लेकिन हम सभी अक्षर को वर्ण नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्ण की एक विशेषता ये होती है कि उसको खंडित नहीं कर सकते। इसी आधार पर क्या होता है, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को कैसे बांटा हम लोगों ने बांटा उसको उच्चारण के आधार पर, कि किसका उच्चारण कैसे होता है, इसके आधार पर बांटा है हम लोगों ने उसको। ये बात समझे, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर होते कितने हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी में अगर स्वर 11 अगर हैं आपके सामने, तो आखिर वजह क्या है कि हमारे पास हिंदी में 11 ही स्वर क्यों हैं, 12 क्यों नहीं हैं, 10 क्यों नहीं हैं, 9 क्यों नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आप अच्छे से हिंदी जानते होंगे, लेकिन उसका कारण नहीं जानते होंगे। हम आपको बताएंगे कारण क्या है। फिलहाल आपको बता दें कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। यानी ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और ये औ। ये हमारे 11 स्वर है। क्यों है हमारे 11 स्वर, इसकी वजह जानते हो क्या होती है। हमने आपको शुरू में बताया कि हमारे 11 स्वर क्यों हैं। हमने आपको शुरू में बताया कि जितनी भी हम ध्वनि निकालते हैं मुख से, सबसे छोटा लिखित रूप उसका जो है वो 11 ही हो सकता है। बात समझिए फिर से, जो भी आप मुख से ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि, उसका सबसे छोटा लिखित रूप जो होगा ना, वो इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आप करके देखिए, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसी ध्वनि निकाले, ठीक है, और सबसे छोटी लिखित रूप में होगी वो, ठीक है। उसको जब लिखोगे तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। चाहे आप कहो अ, ई, उ, ई, ए, आई, ओ, अ, ठीक है, ऐसे बोलोगे तो 11 से ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। अगर बोल पाते तो उसको भी लिखते। संस्कृत की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हिंदी की बात हो रही है। फिर से सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप अपने मुंह से ऐसी ध्वनि निकालिए जिसको आप लिख सकते हो, ध्वनि की बात हो रही है, ठीक है, लिख सकते हो और उसको फिर बोल भी सकते हो, तो क्या करोगे, इससे ज़्यादा वो संख्या बने आएगी ही नहीं, इससे ज़्यादा वो संख्या आएगी ही नहीं। इसलिए हिंदी में स्वर 11 होते हैं। यानी आप मुख से अपने आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ ये निकाल सकते हो, और कोई ध्वनि निकलेगी ही नहीं मुख से जिसका लिखित रूप जो है एक इतना छोटा हो कि उसके खंड ना हो सके, ठीक है। बात समझे। इसीलिए स्वर कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं। अब इन 11 स्वरों के साथ हमको बार बार खेलना होता है, ठीक है। एक बार जरा देख लें कि ये चल रहा है वीडियो, क्योंकि ये तीसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है, चल रहा है वीडियो भाई। तीसरी बार रिकॉर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि माइक डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है कि अब की बार भी माइक डिस्टर्ब अगर करेगी तो फिर नहीं होगा ये, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो स्वर होते हैं इनका करते हैं वर्गीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और लिखते हैं, मात्रा लिख लो जरा। मात्रा एक टॉपिक होता है। वो क्या होता है, तो स्वर के उच्चारण में एक समय लगता है, स्वर के बोलने में जो समय लगता है ना, उसको बोलते हैं मात्रा, ठीक है। लिखेंगे नहीं, आपसे हम बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिए। स्वरों को बोलने में जो समय लगता है उसको मात्रा हम लोग बोलते हैं। और मात्रा जो होती हैं वो 10 मानी जाती हैं। वो कौन सी मानी जाती है, इसमें छोटा आ को हम काउंट नहीं करते हैं,
क्यों काउंट नहीं करते हैं? जैसे आप लोगों ने बचपन पढ़ा होगा, आपकी मैम, आपके टीचर या फिर सर जो भी हैं आपको इमला बोलते होंगे हिंदी में, तो कहते होंगे लिखो बेटा कमला। तो आप लोग क्या कहते हैं कि सर कैसे लिखें? तो आपके सर कहते होंगे लिखो बेटा का खाली माँ खाली ला में बड़ा की मात्रा, यानी का खाली, यानी इसकी मात्रा दिखती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसकी मात्रा को काउंट नहीं करते हैं। अब देखो, अगर आपको मात्रा हम दिखाना चाहें कि इसकी मात्रा आखिर दिखती कैसी है, तो देखो जैसे हम इसको लिखेंगे, ये बड़ा की मात्रा हो जाएगी, ये छोटी की हो जाएगी, ये बड़ी की हो जाएगी। ठीक है, यानी छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। ठीक है, फिर क्या होगा? ए और फिर ये आए, फिर ये ओ और फिर ये आओ। लेकिन क्या हम छोटा आ की मात्रा दिखा सकते हैं? नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस मात्रा कितनी होती है? 10 होती हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इसमें हम नंबर 1 देखेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो देखो, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो मात्रा के आधार पर की अगर हम बात करें तो इसके भेद 2 माने जाएंगे, एक होगा हर्ष, एक होगा दीर्घ। लेकिन अगर साथ में लगा है उच्चारण के आधार पर, तो वहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा प्लुत। ठीक है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और प्लुत स्वर जो होता है वो हिंदी में होता ही नहीं है, वो होता है संस्कृत में। इसीलिए अब क्या है, जो नई बुक्स आ रही है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मात्रा के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हर्ष। हर्ष में याद रखिए, हर्ष में हा आधा है, इसमें रा पूरा होता है। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। इसको ही मूल स्वर बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? एक मात्रिक बोलते हैं, यानी छंद में इसकी एक मात्रा काउंट होती है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दूसरा हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। इसको ही संधि स्वर बोलते हैं, यानी संधि से बनता है ये, इसको ही संधि स्वर बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर हम बोलते हैं लघु, बोलते हैं लघु स्वर होता है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? गुरु स्वर होता है। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। इतने सारे इसके नाम हैं भाई। ठीक है, अब समझो जरा कि हर्ष मूल इसका होता क्या? मूल का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि ऐसा स्वर जिनको बोलने में समय ना के बराबर लगे उनको बोलेंगे हर्ष स्वर। और ऐसा स्वर जो सभी स्वरों की जड़ है उनको बोलेंगे मूल स्वर। ठीक है, और एक मात्रा, जिसकी एक मात्रा गिनी जाएगी उसको एक मात्रिक या लघु स्वर बोलेंगे। जिसकी एक मात्रा छंद में गिनते हैं उसको एक मात्रिक या लघु। ऐसे स्वरों की संख्या हम कितनी मानते हैं? ऐसे स्वरों की संख्या हम मानते हैं 4। कितनी मानते हैं? हम 4 मानते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो छोटा आ हो जाएगा, एक तो छोटी ई हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, और ये हो जाएगा री। बहुत सारी बुक्स में, लूसेंट वगैरह में इसको तो मानते ही नहीं है, इसको तो मानते ही नहीं है री को, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये है, ये उच्चारण के स्थान पर इसको हम अगर मान लो कभी भविष्य में क्वेश्चन बन जाए कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो 10 बताना, री ना बताना, क्योंकि री का उच्चारण नहीं कर पाओगे। जब भी री का उच्चारण करोगे आपके मुख से ये कम से कम तो निकलेगा ही। अगर ये निकलता है तो इसकी स्पेलिंग क्या बनती है? RI, जबकि री की स्पेलिंग क्या होती है? RHI। ठीक है, अगर आपको ऋतिक क्वेश्चन लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? RITIK, ये होगा ऋतिक, है ना। यानी इस री का HRI होता है। इसलिए अगर देखा जाए उच्चारण के आधार पर देखा जाए स्वर कितने होते हैं तो 10 लगाओगे, इसको नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसका उच्चारण आप ऐसे करोगे, मतलब ऐसे करने पर क्या हो जाएगा? इसमें रा हो जाएगा और छोटी ई आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बहुत सारी बुक्स में ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बना है उसमें 4 3 दोनों ऑप्शन में था तो 4 ही लगाना होगा कि हर्ष कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ की बात करते हैं। दीर्घ कितने हैं? तो दीर्घ मतलब क्या होगा? यानी यहाँ पर टोटल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 क्या कैसे लिखेंगे? बड़ा आ लिखेंगे, बड़ी ई लिखेंगे, बड़ा ऊ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ए, यहाँ पर आए, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आओ लिखेंगे। ठीक है, देखिए सभी क्या है? दीर्घ स्वर हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि इनमें ये
अलग लग रहे हैं, ये अलग लग रहे होंगे, क्योंकि सजातीय स्वर जो होते हैं यानी एक ही जाति के अगर स्वर जुड़ रहे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। ये कितने हैं? ये 3 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों? ये 3 होते हैं। और बाकी बचे हुए कितने स्वर होते हैं? ये होते हैं संयुक्त स्वर। इनको बोलते हैं हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये विजातीय स्वर होंगे, ये सजातीय स्वर होंगे। अगर ओवरऑल की बात करें कितने होते हैं दीर्घ स्वर, तो होते हैं कितने? 7 होते हैं। ठीक है, बात समझे? 7 होते हैं। ओवरऑल कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि मूल कितने होते हैं तो भाई 3 होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि आप कितने भाई हैं, तो आप चाचा, मामा, ताऊ सबके जोड़ के बताओगे कि हम टोटल 8 या 10 भाई हैं। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि तुम सगे सगे कितने भाई हो, तो कहोगे कि हम 3 सगे भाई हैं या 2 सगे भाई हैं, पूरे 8 नहीं होंगे। समझे? ऐसे यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर पूरे हैं। लेकिन अगर कहे सगे सगे कितने हैं, सगे सगे ये अलग हैं और ये अलग हैं। ऐसा क्वेश्चन एक बार वीडियो में आया था, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि पूछा गया था कौन सा दीर्घ स्वर इसमें नहीं है। तो वहाँ पर ऑप्शन में ए था या कुछ था ऐसे करके, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि दीर्घ स्वर सभी हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये हमारा हो गया उच्चारण। अब बात करते हैं प्लुत की। प्लुत जो होता है वो संस्कृत में होता है, यानी गूंज बनाने के लिए हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम त्रिमात्रिक बोलते हैं। जैसे कहा जाए ओम ओम, यानी ओम को खींचने से कहा है राम, तो आ जो जा रहा है ना, यही हमारा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा था, ये हम कर रहे हैं स्वर के वर्गीकरण, स्वर के भेदों का वर्गीकरण में नंबर 1 देखा हमने हर्ष स्वर, नंबर 2 देखा हमने दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं हम लोग जीभ के भाग के आधार पर। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। जीभ के भाग के आधार पर देखें नीचे तक का शो करता है कि नहीं, कि लिख ही दिया हमने। हाँ ठीक है, शो तो कर रहा है। ठीक है, अपने आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो और अच्छा दिखेगा। और अब मेरी कोशिश है कि समय निकाल के इस पे वीडियो आएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने 12,000 सब्सक्राइबर किए थे, अब वो लगातार घट रहे हैं। तो देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो ज़्यादा रीच बढ़ाता नहीं है। अगर आपके पास पहुंचा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तभी रीच बढ़ेगी। दूसरा हमारा होता है जीभ के भाग के आधार पर। ये होते हैं 4 प्रकार से, 3 प्रकार से। ये होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा अग्रभाग, एक होता है हमारा अग्रभाग, एक होता है मध्य भाग, और एक होता है हमारा पश्चिम भाग। ठीक है, तो इसको नंबर 1 लिखेंगे, इसको नंबर 2 लिखेंगे, इसको नंबर 3 लिखेंगे। हमारे पास कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। हमें 11 स्वर के साथ ही खेलना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का। आसान कैसे होगा, सुनो। जैसे हम आपसे पूछें कि नंबर 3 पर कहाँ है, नंबर 3 ये, क्योंकि पश्चिम नंबर क्या होता है? 1 पहला, मध्य, तीसरा भाग। कौन सा? पश्चिम। हमें बस खाली इसमें एक याद करना है, छोटा आ कहाँ पे आएगा, बाकी सब अपने आप इसमें आसानी से फिट हो जाता है। छोटा आ कहाँ रखोगे दोस्तों? छोटा आ रखोगे, खाली बस एक याद कर लेना। मेरे बस हम आपसे ये विनती करते हैं कि इसमें एक याद कर लेना। इसके बाद जो भी 3 आकृति, यानी 3 आकृति से लिखा हुआ है, 3 आकृति से जो बचेंगे, ठीक है, वो सब के सब कहाँ आएंगे? 3 नंबर पर। यानी बड़ा आ यहाँ आएगा, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, छोटा ओ आएगा, और ये बड़ा ओ आएगा। आप कहोगे गुरुजी बाकी कहाँ आ जाएंगे? बाकी ऊपर चले जाएंगे। छोटी ई यहाँ आएगा, बड़ी ई यहाँ आएगा, ए आएगा, री आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आसान है। अब देखो, हल्का सा एक टॉपिक ये होता है कि यहीं पर देख लेते हैं, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो होता है कौन सा? एक तो होता है वृत्तमुखी, एक होता है वृत्तमुखी, इसको बोलते हैं वर्तुल। एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है आवृत्तमुखी। ठीक है, आवृत्तमुखी बहुत सिंपल है। हमारे पास 11 स्वर ही हैं, और 11 स्वर में हमें क्या करना है? जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होंठ गोल आकृति के हो जाए वो वृत्तमुखी हो जाएगा, और जिसमें नहीं होंगे वो किसमें हो जाएगा? आवृत्तमुखी हो जाएगा। तो हमारे पास 4 ऐसे हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, और ये बड़ा ओ। बाकी बचे हुए किसमें आएंगे? बाकी बचे हुए यानी छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आए। ठीक है, आए, और छोटा आ और बड़ा आ भी होगा। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी हमारा हो गया। अब कितना आसान है हमारा, बहुत आसान है ये, ठीक है। अभी आपका बचा हुआ है मुख खुलने के आधार पर, वो आपको हमें समझाना है अच्छे से, उसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ये आसान है, आप भी लोग जानते होंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है, कैसा वीडियो चलेगा ये, क्योंकि बहुत दिन बाद कम से कम हो गए होंगे, कोई मतलब टॉपिक तो बनाया ही नहीं है हमने कभी, बहुत दिन हो गए इसके। एक हम लिखेंगे यहाँ पर मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ठीक है भाई। जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छे समझाएंगे आपको कि मुख खुलने के आधार पर जो समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और विवृत होता है वो होता क्या है, कैसे इसको फील करते हैं, ये बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो मुख खुलने के आधार पर क्या होता है, 4 प्रकार से होता है। एक तो हमारा होता है समृद्ध, और एक होता है अर्धसमृद्ध, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पर। और एक होता है विवृत, एक होता है अर्धविवृत। ये चीज़ क्या है समझ लो, हम लिखेंगे नहीं, समझा देंगे आपको। ये समृद्ध क्या होता है, समृद्ध का मतलब, हाँ पहले ये समझ लो, अगर आप कोई बात बोल रहे हो, कोई भी स्वर या वर्ण बोल रहे हो, तो आपके मुख से हवा का आना बहुत ज़रूरी है। बाहर हवा ज़रूर आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हवा बाहर ना आए और आप कोई वर्ण उच्चारित कर लो। ना मानो, ट्राई करके देखो, अपने दोस्त का मुंह ऐसे दाबो का सकूँ और उससे कहो बोलो, तो ऐसे करेगा, ऐसे से बोलेगा, लेकिन वर्ण नहीं बोल पाएगा। अब ये बात हमने आपको क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर उसी का तो रोल है। देखो हम क्या करेंगे, हवा को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन ना के बराबर। सबसे छोटा मुख खुलेगा उसको बोलते हैं समृद्ध, मतलब इसमें मुख जो खुलेगा ना के बराबर खुलेगा, बिल्कुल भी खोल नहीं, मतलब दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा सा खुलेगा, बिल्कुल चींटी निकलने के माफिक, ठीक है। उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें खुलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा अर्धविवृत में, और विवृत का मतलब हो जाएगा सबसे ज़्यादा मुख। जितना बड़ा आप खोल सकते हो मुख, वो कौन सा होगा, वो विवृत होगा। इसको आप ऐसे भी समझो, जैसे यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे लिखा हमने क्या, समृद्ध, यहाँ पे क्या लिखा हमने, समृद्ध। इससे ज़्यादा मुख किसमें खुलेगा, अर्धसमृद्ध, ठीक है। इससे ज़्यादा मुख किसमें खुलेगा, अर्धविवृत। इससे ज़्यादा मुख किसमें खुलेगा, विवृत। अब हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल। हमारे पास 11 स्वर हैं, 11 स्वरों में से सबसे ज़्यादा बड़ा मुख खुलेगा, उसको बोलने में किसका प्रयास करेंगे, आ। किसको बोला हमने, आ। तो क्या बोला हमने, बड़ा आ बोला। यानी विवृत में कौन सा आ जाएगा, विवृत में सबसे ज़्यादा मुख खुलता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़ा आ। अब क्या करेंगे हम जितना कम हो सके उतना कम मुंह खोलेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। जैसे लिखें, जैसे बोलें ई ई उ उ ई ई उ उ ए, ई ई उ उ ए, यानी मुख बिल्कुल हमने ना के बराबर खोला है, ई ई उ री। तो ई उ री, इनको बोलने में आप सबसे कम मुख खोलोगे, सबसे कम, जितना कम हो सके उतना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जितना मुख खोल के आपने कम से कम ई को बोला है उतना मुख ही खुले हैं, आप बड़ा आ को नहीं बोल पाओगे। उसके लिए तुम्हें मुख ज़्यादा खोलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका मुंह इतना ही खुला है, तो इतना ही मुख खोल के आप छोटा आ बोलोगे, तो आपको थोड़ा सा छोटा मुँह करना ही पड़ेगा, वरना बड़ा आ निकलेगा फिर। तो यहाँ पे क्या करेगा, नहीं विवृत से कम ज़्यादा बोलोगे तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आ। अब आ निकला है, तो यहाँ पर हम तुलना किससे करने वाले हैं, अब ए आए ओ आओ से। अब बताओ, ए बोलोगे एक आए बोलोगे, ए बोलोगे एक आए बोलोगे, ए आए, तो बताओ किस में ज़्यादा मुँह खुल रहा है, ए आए, यानी आए में ज़्यादा मुंह खुलेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा। अब ऐसे ही ओ औ है तो वो यहाँ पर आएगा, और बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और एक यहाँ पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, समझे इसको।
तो जितना मुख कम खुलेगा, सबसे कम वो समृद्ध है, उससे ज़्यादा खुलेगा। क्योंकि हमें अब इन चारों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पहले नंबर पे कौन आएगा। तो तुम क्या करो, बोल के देखो, ए ऐ ओ आओ औ ओ, छोटा करना पड़ेगा, यानी ये इसमें ज़्यादा खुलेगा, इसमें कम खुलेगा। लो, सेट हो गया हमारा। ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बतानी है जो आप शायद प्रैक्टिकल नहीं कर पाते होंगे, फील नहीं कर पाते होंगे, वो है उच्चारण स्थान। ठीक है। अब भगवान जाने कि रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें आवाज़ सही से रिकॉर्ड हुई है कि नहीं रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि तीसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो। इसीलिए जानते हो, इसीलिए मेरा मन हट जाता है, क्योंकि मेरा कुछ जल्दी ना वीडियो बनता भी नहीं है। जब भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं उसमें दिक्कत हो ही जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी उसमें। अब यहाँ पर हम एक चीज़ लिखते हैं उच्चारण के आधार पर। तो एक तो होगा हमारा कौन सा, कंठ, एक होगा तालव्य, एक होगा मूर्धन्य। ठीक है। एक हमारा क्या होगा, एक हमारा होगा ओष्ठ, एक होगा कंठ तालव्य, एक होगा कंठोष्ठ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो चित्र बनाएंगे उस चित्र पे ज़्यादा आप हंसेंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि आर्ट दवा अच्छी होती नहीं जल्दी किसी की, तो ऐसे बना लेते हैं इसको। ठीक है। ये कैसे बन गया, जरा फिर से बनाते हैं इसको। ठीक है, फिर से बनाते कैसे, बहुत अच्छी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं कि दोबारा बने बहुत अच्छी बन जाएगी, लेकिन तब भी कोशिश करते हैं। ठीक है। चलो ऐसे बना के देख लो यार। ये हमारी खोपड़ी है। ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी है खोपड़ी। अरे भगवान, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी अब तो। ये है आँख। चलो देखो, यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, ये हमारी गर्दन है, ये हमारा यहाँ पे हिस्सा क्या है, ये तालू का हिस्सा है। यहाँ से एक हवा आएगी गर्दन से और सीधे मुख से बाहर आने वाली है, सीधे मुख से बाहर आएगी। तो देखो, अगर हवा सीधे मुख से बाहर आ रही, कहीं कुछ टकराए बिना, तो वहाँ पर आ और आ होगा। अच्छा, नहीं यकीन हो रहा तो ऐसे करके देखो, इस चित्र को ध्यान मत दो। ठीक है। थोड़ा हंसाने वाली भी बात हो जाएगी। देखो, जैसे कहा जाए हम बोले आ, तो आ बोला, देखो डायरेक्ट हवा निकल रही। अच्छा, आ बोलो और तुरंत ई बोलो, आ ई, तो ई में आपको यहाँ तालू पे हल्का सा जोर मिलेगा। जैसे आ ई जब बोलोगे ना, तो जो तालू के जो पिछला जो हिस्सा है ना, वहाँ पर हल्का सा तुम्हें टकराव महसूस होगा, इसीलिए इसको ताला भी बोलते हैं। यानी सीधे हवा निकलेगी तो क्या बनेगा, छोटा आ और बड़ा आ बनेगा। मूर्धन्य में देखो, अगर मूर्धन्य में बताएं, मूर्धन्य में देखो अभी कहाँ आ गया, अरे ये कहाँ लिख दिया हमने, इसमें देखो छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है। तालव्य में क्या बताया कि तालव्य में छोटा आ बोलोगे आ, फिर बोलोगे ई, यानी ई और आ बोलने में तुम्हें हवा का जो दबाव महसूस होगा, तुम करके देखो। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य पीछे होता है, दरअसल जबान को पीछे ले जाना होता है मूर्धन्य, जिससे बोलते हैं रा। तो रा सही क्या बना है, री, यानी री बोलोगे ना, री, तो पीछे जबान ले जाओगे मूर्धा में, इसलिए ये यहाँ पे होगा। बस आपको इतना ही याद करना है, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा। इतना ही याद करना है। कंठ क्या होता है, तालब, कंठ आ और बड़ा आ, तालब छोटी ई बड़ी ई, मूर्धन्य री होता है। अब ओष्ठ मतलब क्या है कि हमारे होंठ जो है कुछ आकृति बनाएंगे, जैसे कहते ऊ, तो होंठ हमारे क्या है, कुछ आकृति बनाते हैं, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब बात करते हैं, अभी बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 हैं, अभी 4 बचे हुए हैं, ए आए ओ औ। तो हम ये जानते हैं, नहीं जानते बता दें, कि छोटा आ और छोटी ई मिलके ए का निर्माण करते हैं। तो अगर छोटा आ और ए जोड़ दोगे तो ए का निर्माण करते हैं। तो यानी कंठ प्लस कंठ में छोटा आ और तालव्य में छोटी ई, यानी क्या बन जाएगा ये, यानी आ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, ए बन जाएगा ना। इसीलिए क्या करेंगे हम लिखेंगे ए और लिखेंगे ए। इसका मतलब 1 पाई, इसका मतलब 2 पाई। अब बचा हमारे पास ओ और ओ, तो आ और ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। आ प्लस ओ, ऊ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है। इसीलिए जब यहाँ पे ओ आ गया है, ओ आ गया, तो यहीं पे क्या कर दो, ओ कर दो।
ठीक है, ये हमारा हो गया। ये एक छोटा सा स्वर का टॉपिक था जो मैंने बहुत ही कम समय में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। बहुत ही कंप्रेस करके वीडियो को अपलोड किया गया है और कोशिश रहेगी कि कोई ना कोई टॉपिक पर रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो, अच्छा हाँ, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको हम देते हैं धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।